नमस्ते। जब भी संसद का नाम आता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक इमारत की तस्वीर, है ना? लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सिर्फ ईंट और पत्थर का एक शांत ढांचा नहीं है। अगर गहराई से देखें तो ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का असल इंजन है। एक ऐसा बेहद जटिल और हमेशा धड़कता हुआ तंत्र जो पूरे देश की दिशा तय करता है। हमारे जीवन से जुड़ा हर नियम, देश में बनने वाली हर सड़क, लगने वाला हर टैक्स इसी इंजन से होकर गुजरता है। आज की इस गहराई से की गई चर्चा में हम इसी शक्तिशाली इंजन के पुर्जों को बारीकी से खोलेंगे और समझेंगे कि ये विशाल लोकतांत्रिक मशीनरी आखिर काम कैसे करती है। आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। पहला, संसद का इतिहास और एक सामान्य अवलोकन। दूसरा, सदनों की संरचना। तीसरा, सदस्य, उनकी योग्यताएं और नियम। चौथा, पीठासीन अधिकारी। और पांचवां, संसद की भूमिकाएं, कार्य और सत्र। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं भाग 1, संसद का इतिहास और अवलोकन। इस मशीनरी को आज के रूप में समझने के लिए इसका इतिहास जानना बेहद जरूरी है। आज जो आधुनिक लोकतांत्रिक मशीनरी हम देखते हैं वो कोई रातों रात खड़ी नहीं हो गई थी। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। 1861 की ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तक जाती हैं, जो मूल रूप से एक औपनिवेशिक व्यवस्था थी। इसके बाद 1927 में वो मशहूर काउंसिल हाउस बनकर तैयार हुआ, जिसे हम लंबे समय तक पुरानी संसद के रूप में जानते रहे। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा और जादुई मोड़ आया 1951-52 में। उस समय के भारत की कल्पना करना ही अपने आप में अद्भुत है। इतना बड़ा भूगोल, सीमित बुनियादी ढांचा और करोड़ों ऐसे मतदाता जिन्होंने पहले कभी वोट ही नहीं दिया था। ऐसे माहौल में 68 अलग अलग चरणों में पहला आम चुनाव कराना सच में किसी बड़े लॉजिस्टिक चमत्कार से कम नहीं था। और उसी मजबूत बुनियाद पर आगे बढ़ते हुए 2023 में हमें एक नया अत्याधुनिक भवन मिला। ये नया भवन सिर्फ आधुनिक सुविधाओं का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक जड़ों से भी बहुत गहराई से जुड़ा है। इसके डिजाइन में हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय फूल कमल जैसे प्रतीकों को बहुत ही खूबसूरती से पिरोया गया है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, सदनों की संरचना। आइए देखते हैं कि इस इंजन के मुख्य हिस्से कौन-कौन से हैं। देखिए, जब भी देश के कानून बनाने की बात आती है तो अक्सर सारा ध्यान सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा पर ही चला जाता है। लेकिन हकीकत में इस पूरी संरचना के 2 नहीं बल्कि 3 मुख्य स्तंभ हैं। राष्ट्रपति इस पूरी मशीनरी का एक बहुत ही अहम और अभिन्न हिस्सा है। भले ही राष्ट्रपति किसी भी सदन के भीतर बैठकर बहस में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि दोनों सदनों से पास होने वाला कोई भी बिल तब तक सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही रहता है, जब तक कि उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। उनकी आखिरी मुहर ही किसी विचार को देश के पक्के कानून में बदलती है। अब एक सवाल उठता है कि आखिर 2 अलग-अलग सदनों की जरूरत ही क्या थी? इसका सीधा सा जवाब है संतुलन। एक तरफ है लोकसभा, जो जनता का सदन है। इसका चुनाव सीधे नागरिकों द्वारा हर 5 साल में होता है। मतलब ये सदन देश के ताज़ा मिजाज और जनभावनाओं को सीधे तौर पर दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ है राज्यसभा, जो एक स्थायी सदन है और कभी पूरी तरह से भंग नहीं होता। ये राज्यों की परिषद के रूप में काम करता है, ताकि केंद्र के स्तर पर हर राज्य के हितों की रक्षा हो सके। ये पूरी द्विसदनीय व्यवस्था एक कूलिंग सॉसर यानी संतुलन बनाने वाले तंत्र की तरह काम करती है। लोकसभा की तेज ऊर्जा और राज्यसभा का ठहराव दोनों मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी कानून बस जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर न बन जाए। राज्यसभा की इस संरचना में एक और बेहद दिलचस्प पहलू छिपा है। इसके 250 सदस्यों में से 233 तो राज्य विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन सबसे खास हिस्सा उन 12 सदस्यों का है जिन्हें सीधे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। संविधान बनाने वालों ने ये व्यवस्था इसलिए रखी क्योंकि चुनाव लड़कर जीतना हर किसी के बस की बात नहीं होती। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े दिग्गजों के बेजोड़ ज्ञान का फायदा देश को मिल सके, इसलिए उनके लिए सीधे संसद में आने का ये रास्ता बनाया गया, ताकि राजनीतिक शोर शराबे के बीच देश के सबसे बेहतरीन दिमाग भी कानून बनाने का हिस्सा बन सकें। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो सच में हैरान कर देता है। वर्तमान में इतने विशाल देश की पूरी मशीनरी को चलाने की मुख्य जिम्मेदारी आखिर कितने लोगों पर है? ये संख्या सिर्फ 800 है। जी हाँ, लोकसभा में 543 सीधे चुने गए प्रतिनिधि और राज्यसभा में करीब 245 सदस्य बैठते हैं।
जरा गौर कीजिए, 1.4 अरब की विशाल आबादी वाले देश की दिशा, उसका भविष्य, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी सुरक्षा से जुड़े हर बड़े फैसले का भार इन्हीं 800 लोगों के कंधों पर है। वाकई ये एक असाधारण जिम्मेदारी है। चलिए, अब आते हैं भाग 3 पर, सदस्य, उनकी योग्यताएं और नियम। इस मशीनरी को चलाने वाले ऑपरेटर्स आखिर कैसे चुने जाते हैं? इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए जो बुनियादी शर्तें रखी गई हैं, उनमें एक बहुत ही तार्किक अंतर दिखाई देता है। भारत का नागरिक होना तो पहली शर्त है ही, लेकिन उम्र की सीमा को समझना थोड़ा मजेदार है। निचले सदन यानी लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई है, जो युवा ऊर्जा को जगह देती है। लेकिन उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए यह सीमा 30 वर्ष है। इसके पीछे का विचार एकदम साफ है। राज्यसभा को बड़ों का सदन माना जाता है। ये उम्मीद की जाती है कि यहाँ के सदस्य थोड़ी अधिक उम्र और जीवन के गहरे अनुभवों के साथ आएं, ताकि वे लोकसभा से आने वाले फैसलों की कहीं अधिक परिपक्वता के साथ समीक्षा कर सकें। संसद तक पहुंचना एक बात है, लेकिन वहां बने रहने के लिए बेहद कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्टाचार, चुनावी रिश्वतखोरी या लाभ का पद धारण करने पर किसी भी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है। लेकिन भारतीय राजनीति के संदर्भ में जो सबसे दिलचस्प और असरदार नियम है, वो है 10वीं अनुसूची का दल बदल विरोधी कानून। एक वक्त था जब सांसद रातों रात पैसों या पद के लालच में पार्टियां बदल लिया करते थे और सरकारें गिर जाती थीं। इसी खरीद फरोख्त को रोकने के लिए ये सख्त नियम लाया गया। अब अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी के निर्देशों या व्हिप के खिलाफ जाकर वोट करता है, तो उसे तुरंत अपनी संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ सकता है। अनुशासन बनाए रखने का ये एक बेहद कड़ा लेकिन बहुत जरूरी तरीका है। सदस्यता खत्म होने के कुछ और भी सख्त प्रावधान हैं, जो ये साबित करते हैं कि सांसद होना महज कोई वीआईपी पद नहीं, बल्कि एक सक्रिय जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पर दोहरी सदस्यता का नियम। अगर कोई व्यक्ति राज्य की विधानसभा और संसद दोनों जगह से चुन लिया जाता है, तो उसे 14 दिनों के भीतर ये तय करना ही होता है कि वो कहाँ रहेगा, वरना संसद की सीट अपने आप खाली हो जाती है। और सबसे बड़ी जवाबदेही तो उपस्थिति को लेकर है। अगर कोई भी सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना और अनुमति के लगातार 60 दिनों तक सदन से गायब रहता है, तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। यानी जनप्रतिनिधि होने का सीधा सा मतलब है सदन में मौजूद रहकर जनता की आवाज उठाना। अब बात करते हैं भाग 4 की, पीठासीन अधिकारी, यानी वो लोग जो इस इंजन को सुचारू रूप से चलाते हैं। इतने बड़े तंत्र में सही तरीके से काम तभी हो सकता है जब इसे नियंत्रित करने वाला कोई मजबूत नेतृत्व हो। निचले सदन में यह जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष निभाते हैं। वर्तमान 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। अध्यक्ष की शक्तियां बहुत व्यापक होती हैं। उनके पास एक बहुत बड़ी ताकत होती है धन विधेयक पर आखिरी फैसला लेने की। धन विधेयक यानी वो कानून जो देश के खजाने, टैक्स और सरकारी खर्चों से जुड़ा होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो भी फैसला अध्यक्ष कर देते हैं, बस वही अंतिम माना जाता है। वैसे सामान्य बहस में अध्यक्ष वोट नहीं डालते, लेकिन अगर कभी पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर हो जाएं, तो उनका एक वोट पूरे देश का फैसला पलट सकता है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में नेतृत्व का ढांचा पूरी तरह से एक अलग और शानदार संवैधानिक प्रयोग है। यहाँ सदन के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा का सभापति उस सदन का सदस्य होता ही नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं। वर्तमान संदर्भ में देखें तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 2025 तक इस भूमिका में है। ये अनोखी व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि उच्च सदन को चलाने वाला व्यक्ति किसी भी दलगत राजनीति या सदन की गुटबाजी से पूरी तरह मुक्त रहे। आखिरकार अंपायर अगर किसी भी टीम का हिस्सा ना हो, तभी तो खेल में पूरी निष्पक्षता बनी रहती है ना? और अब आखिरी हिस्सा, भाग 5, भूमिकाएं, कार्य और सत्र। आइए समझते हैं कि बहस आखिरकार जमीनी फैसलों में कैसे बदलती है। इस पूरे लोकतांत्रिक इंजन का मुख्य आउटपुट मुख्य रूप से इन 5 अहम कार्यों के रूप में सामने आता है। पहला काम है देश के लिए कानून बनाना। दूसरा है सरकार की जवाबदेही तय करना। प्रश्नोत्तर काल जैसे साधनों के जरिए मंत्रियों से सीधे सवाल दागे जाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाए जाते हैं, ताकि सत्ता निरंकुश न हो सके। तीसरा सबसे बड़ा काम है देश के वित्त पर नियंत्रण रखना। संसद की मंजूरी के बिना सरकार खजाने से एक भी रुपया खर्च नहीं कर सकती। चौथा कार्य है समय के साथ बदलते समाज की जरूरतों के हिसाब से संविधान में संशोधन करना।
और 5वां है न्यायिक कार्य, जिसके तहत जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना या शीर्ष न्यायाधीशों को हटाने जैसी बहुत ही गंभीर प्रक्रियाएं इसी संसद के भीतर पूरी की जाती हैं। एक और बात, ये विशाल मशीनरी साल भर एक ही रफ्तार से नहीं चलती। इसके काम करने के चक्र को कुछ तकनीकी शब्दों में बांटा गया है, जिन्हें हम उसी इंजन वाले उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। जब राष्ट्रपति बैठक बुलाते हैं तो उसे आहूत करना या समनिंग कहते हैं। मान लीजिए मशीन को चालू किया जा रहा है, काम के बीच में कुछ घंटों या दिनों का ब्रेक लेना स्थगन या एडजर्नमेंट कहलाता है, जैसे मशीन को थोड़ी देर के लिए रोक देना। जब एक पूरा सत्र खत्म हो जाता है तो उसे सत्रावसान या प्रोरोगेशन कहते हैं, यानी कुछ महीनों के लिए शटडाउन। लेकिन सबसे बड़ा शब्द है विघटन यानी डिसोल्यूशन। विघटन का मतलब है उस पूरे इंजन को पूरी तरह से खोल देना और चुनावों के बाद एक नया इंजन तैयार करना। और ध्यान रहे, ये विघटन केवल लोकसभा का ही होता है, क्योंकि राज्यसभा तो एक स्थायी मशीनरी है जो कभी पूरी तरह बंद नहीं होती। लोकसभा के विघटन के साथ एक बहुत ही तार्किक और बेहतरीन नियम जुड़ा है। जब लोकसभा भंग होती है तो वहां अटके हुए और लंबित सभी विधेयक अपने आप खत्म यानी लैप्स हो जाते हैं। इसका कारण बहुत ही सीधा है। जब देश की जनता एक नई सरकार और एक नई लोकसभा चुनकर भेजती है तो उस नई सरकार पर पुरानी सरकार के अधूरे और लटके हुए कानूनों का बोझ बिल्कुल नहीं लादा जाना चाहिए। नई सरकार को काम करने के लिए एकदम साफ स्लेट मिलनी चाहिए। हालांकि जो विधेयक सिर्फ राज्यसभा में लंबित होते हैं और लोकसभा तक पहुंचे ही नहीं होते, वे पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। ये नियम दोनों सदनों के बीच एक बहुत ही व्यवहारिक संतुलन बनाकर रखता है। 1861 की एक छोटी सी औपनिवेशिक परिषद से लेकर 800 सदस्यों वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक इंजन तक का ये सफर सच में बहुत असाधारण है। 2 अलग-अलग सदनों की व्यवस्था, सख्त अयोग्यता नियम, पीठासीन अधिकारियों की निष्पक्ष भूमिका और विधायी कामकाज की ये जटिल प्रक्रियाएं, ये पूरा ढांचा इसीलिए तो खड़ा किया गया है ताकि सत्ता पर नियंत्रण रहे और एक सुशासन चलता रहे। लेकिन आखिर में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल उभर कर सामने आता है, क्या द्विसदनीय ढांचे और जटिल नियमों का ये विशाल तंत्र वास्तव में ये सुनिश्चित कर पाता है कि भविष्य के बनने वाले कानूनों में हर नागरिक की आवाज और हर क्षेत्र के हित पूरी तरह से संतुलित हों? क्या ये इंजन आज भी ठीक उसी दिशा में बढ़ रहा है जिसकी कल्पना इसे बनाने वालों ने की थी? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।